के विषय में। उसका अभी एक अंतिम पार्ट बचा हुआ है, मराठा प्रशासन। ठीक है, उस पर प्रशासन वही अंतिम है। इसके बाद ये मराठा से संबंधित चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा मराठा प्रशासन। ठीक है, ठीक है। देखिए, मराठों का जो प्रशासन था वह मुगलों के प्रशासन और दक्षिण भारत में उस समय मलिक अंबर के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई थी उसका मेला जुला रूप था। ठीक है, उनकी प्रशासन में एक मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, और दूसरा क्या था, दक्षिण भारत में मलिक अंबर द्वारा, मलिक अंबर द्वारा दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था और खासकर भू राजस्व प्रशासन से संबंधित, भू राजस्व प्रशासन से संबंधित। ठीक है, इस व्यवस्था का मिला जुला रूप मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। पहला मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था और मलिक अंबर द्वारा दक्षिण भारत में भू राजस्व के क्षेत्र में किया गया प्रशासनिक कार्य। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी मराठों के प्रशासन में जो प्रमुख प्रशासनिक पद था या सर्वोच्च जो अधिकारी मराठा का होता था वो राजा कहलाता था या छत्रपति कहलाता था। राजा या छत्र इस नाम से जाना जाता था। जो मराठा का सर्वोच्च प्रमुख था वो राजा कहलाता था या छत्रपति कहलाता था। राजा का पद बिल्कुल निरंकुश था। ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी वह विधि के मामले में प्रमुख था, यानी कि विधि की व्यवस्था क्या रहे उसका निर्धारण कौन करता था, राजा करता था। वह सेनापति का प्रधान था, प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करता था, प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, प्रधान प्रशासनिक तंत्र के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो कुल मिला के हम देखते हैं मराठा प्रशासन का जो केंद्र बिंदु है वह राजा या छत्रपति था। यानी कि आप जरा देख लीजिएगा, एक तो निरंकुश, ठीक, और दूसरा प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, ठीक, प्रधान प्रशासनिक, प्रशासन का प्रधान, प्रशासन का प्रधान, विधि का प्रधान। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी शक्तियां किसमें केंद्रित थी, राजा में। छत्रपति कहलाता था, इसीलिए राजा को क्या कहा गया था, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, अब इसकी सहायता के लिए एक 8 सदस्यों की एक मंडली रहती थी। ठीक है, जिसे अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए 8 सदस्यों का एक मंडली क्या कहलाता था, अष्ट प्रधान। अष्ट
प्रधान। ठीक, देखिए अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज दो शब्दों का उल्लेख आपको इतिहास में प्राप्त होगा। अष्ट प्रधान शिवाजी से संबंधित है और अष्ट दिग्गज जो है वो विजयनगर के कृष्णदेवराय से संबंधित शब्द है। इस शब्दावली पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी दिमाग से उतर भी जाता है कि अष्ट दिग्गज दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो अष्ट दिग्गज कहाँ है? विजयनगर के कृष्णदेवराय के 8 कवियों का एक समूह था, वो अष्ट दिग्गज कहलाता था। आप लोग नोट भी कर दीजिएगा, अष्ट दिग्गज। ये किससे संबंधित है? विजयनगर। ठीक, वहां पर कृष्णदेव 8 कवियों का संगठन। ठीक है, जो उसके दरबारी कवि थे उसको क्या कहा गया? अष्ट दिग्गज। और यहाँ क्या कहा गया? अष्ट प्रधान। ठीक है, ये अंतर ध्यान में रखिएगा, कभी विस्मृत मत करिएगा इसको। ठीक है, अष्ट प्रधान इन्हीं की सहायता से शिवाजी अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते। ठीक है, अब अष्ट प्रधान में देखिए कि कौन कौन से। पहली बात, अष्ट प्रधान का स्वरूप देख लीजिएगा, वो क्या था? वह एक मंत्रिमंडल जैसा था। ठीक है कि नहीं? तो अष्ट प्रधान कभी मंत्रिमंडल जैसा नहीं रहा, उसको कभी मंत्री मत समझिएगा। वह सिर्फ राजा के सलाहकार होते थे, छत्रपति के सलाहकार होते थे, जो सचिव की भांति करते थे, काम करते थे। जैसे आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, उनके जो प्रमुख, आपने कभी देखा होगा कि 11 प्रमुख IAS अफसरों का एक ग्रुप, ठीक है, जिसकी सहायता से मुख्यमंत्री साहब काम करते हैं। ठीक है, तो वो 11 सदस्यों का ग्रुप, यानी कि जो सचिव हैं वो इनको सलाह मशवरा देते थे। उसी तरीके से अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल जैसा नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसर्सन रीजन में या आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, ऐसे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल जैसा नहीं, मंत्रिमंडल जैसा नहीं। ठीक है, ये क्या थे? राजा के सलाहकार, राजा के सलाह, सचिव की भांति कार्य करते थे, सचिव की भांति कार्य करते। ठीक है, ये सचिव की भांति कार्य करते थे। अब क्लियर हुआ, मराठा प्रशासन का प्रमुख कौन रहता था? छत्रपति या राजा कहलाता था, यानी कि सर्वशक्तिमान रहता था, सभी शक्तियां उसी में केंद्रित रहती थी। प्रधान न्यायाधीश रहता था, प्रधान सेनापति रहता था, विधि व्यवस्था का प्रधान रहता था, प्रशासन का प्रधान रहता था, निरंकुश रहता था। ठीक है, तो सब कुछ राजा था। उसकी सहायता के लिए अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल जैसा व्यवहार नहीं था, मंत्री नहीं थे, सचिव की भांति कार्य करते थे और राजा को सलाहकार को सलाह देते थे। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। फिर उसके बाद देखिए कि इस अष्ट प्रधान के सदस्य कौन कौन थे, क्या नाम था उनका? अष्ट प्रधान सदस्यों में पहला देखिएगा, पहला है पेशवा, दूसरा है पेशवा के बाद अमात्य, तीसरा आपका शुरनवीस, चौथा वाक्यानवीस, वाक्यानवीस। उसके बाद देखिए
सुमंत, सुमंत या दबीर। उसके बाद सर ए नौबत, सर ए नौबत या सेनापति, सेना। इसके बाद पंडित राव, पंडित राव। फिर उसके बाद आपका न्यायाधीश, ये आपके अष्टप्रधान जो थे उस सदस्यों का मतलब जो पद नाम था उनका नाम। पेशवा, अमात्य, शूरनवीस, ठीक है, वाक्यानवीस, सुमंत या दबीर, सर ये नौबत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है, यह इसका व्यवहार यानी कि यह प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार था। ठीक है, पेशवा मतलब राजा के बाद अगर कोई प्रमुख अधिकारी था तो वो पेशवा था। ठीक है, पेशवा अपने विभाग के साथ साथ संपूर्ण विभागों का प्रधान होता था, उसकी देखरेख करता था। ठीक है, राजा अगर किसी पत्र पर हस्ताक्षर करता था तब उसके नीचे पेशवा का हस्ताक्षर होता था। ठीक है, तब वो पत्र जारी किया जाता था। अमात्य क्या था? वित्त विभाग का प्रमुख, वित्त राजस्व। ठीक है, शूरनवीस क्या था? शूरनवीस के सामने देख लीजिए, यह सचिव। ठीक, वाक्यानवीस क्या था? वाक्यानवीस आपका पत्राचार से संबंधित, पत्राचार से संबंधित। ठीक, सुमंत या दबीर जो है विदेश मंत्री, विदेश विभाग। ठीक, सर ये नौबत यह क्या था? सेनापति था, सेना प्रमुख, सेना। पंडित राव क्या था? यह धर्म का प्रधान था, धार्मिक मामलों का सलाहकार, धार्मिक मामलों का सलाहकार। ठीक है, और यह जो था वो न्यायाधीश था। ठीक, ये इसके कार्य थे। इसमें पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी को सैनिक कार्य भी करने पड़ते थे। यानी कि पंडित राव और न्यायाधीश दो ऐसे पद थे जो सैनिक कार्य नहीं करता था, सैनिक कार्य नहीं करता था। ठीक, दो पद, पंडित राव और न्यायाधीश, और शेष को सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के कार्य संपादित करने पड़ते थे। ठीक है, ये इसका हो गया। अब हम देखते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान की एक खासियत ये रही कि सर ये नौबत को छोड़ दिया जाए, सेनापति को छोड़ दिया जाए, तो शेष पद किसको दिया गया था? ब्राह्मणों को दिया गया था। शेष पद सर ये नौबत को छोड़ दिया जाए, सेनापति को। ठीक, शेष पद ब्राह्मणों को। यानी कि इसके अष्टप्रधान में 7 ब्राह्मण शामिल होते थे और एक जो है सर ये नौबत मराठा रहता था। ठीक है, इसकी एक खासियत ये था। अब हम अगर चाहे तो ये देख सकते हैं कि वो कौन कौन से याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, किसमें कौन सा व्यक्ति किस पद पे नियुक्त हुआ था। जैसे हम्बीर राव मोहिते, ठीक है, वो सर ये नौबत बनाए गए थे, सेनापति बनाए गए थे। इसके बाद आपके अन्नाजी दत्तो शूरनवीस के पद पर थे। उसके बाद आपके दत्तोजी पंत वाक्यानवीस के पद पर थे। ठीक है, रघुनाथ राव जी वो पंडित राव के पद पर थे।
नीराजी राव जी वो न्यायाधीश के पद पर थे। ठीक, इसके साथ आपके रामचंद्र पंत वो आपके अमात्य थे। अमात्य यानी वो आय व्यय का जो लेखा जोखा रखते थे वो उस पद पर थे। इसके साथ आपके जनार्दन पंडित वो आपके दबीर थे, यानी कि विदेश मंत्री का पद देखते थे। इस प्रकार का पद है, अगर आप दिमाग में रखेंगे तो अच्छी बात है, वरना आने की संभावना इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं नामों का उल्लेख आपके सामने कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी के समय में सैन्य व्यवस्था कैसी थी। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन के दो प्रमुख अंग थे। एक पैदल सेना, पहला क्या था, पैदल सेना, और दूसरा घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, और तीसरा इनका नौसेना। ये तीन प्रकार की सेनाएं कार्यरत थी। ठीक है, पैदल सेना में जरा देख लीजिए कि इसका डिवीजन किस प्रकार से किया गया था। पैदल सेना में 9 सैनिकों पर, यानी कि 9 सैनिक पैदल, वो एक नायक कहलाता था। एक नायक कहलाता था। 5 नायक, एक हवलदार, 5 नायक के ऊपर एक हवलदार होता था। ठीक है, यानी कि 9 सैनिकों की टुकड़ी पर एक नायक होता था और 5 नायक के ऊपर एक हवलदार होता था, और 3 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था। जुमलादार होता था, और 10 जुमलादार के ऊपर 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी होता था, और 7 हजारी के ऊपर एक 7 हजारी होता था। ठीक है, 7 हजारी। ठीक है, ये किसका विभाजन था? पैदल सेना का विभाजन था। ध्यान रखिएगा, 9 सैनिक, एक नायक, 5 नायक, एक हवलदार, 3 हवलदार, एक जुमलादार, 10 जुमलादार, एक हजारी, और 7 हजारी जो है, 7 एक हजारी मिलकर 7 हजारी पद का निर्माण करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि घुड़सवार सेना, ध्यान रखिएगा, ये पैदल सेना हो गई, और घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना, इस घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। पागा। ठीक है, इसका डिवीजन जरा देखिए कैसा था कि 25 घुड़सवार पर, 25 घुड़सवार पर एक हवलदार। ठीक है, फिर 5 हवलदार पर एक जुमलादार। ठीक, और फिर देखिए 10 जुमलादार पर एक हजारी, और 5 एक हजारी पर पंच हजारी। ये डिवीजन था, ध्यान में रखिएगा। पैदल सेना में 7 हजारी पद था, और घुड़सवार सैनिक में 5 हजारी पद था, सबसे बड़ा पद। ठीक है, घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। ठीक, और उसके बाद इसमें हवलदार, जुमलादार, इस तरीके से इसका बंटवारा किया गया था।
इसमें 9 सैनिकों पर एक नायक था। यहाँ 25 घुड़सवार पर एक हवलदार शुरू हो जाता था। यहाँ 5 नायक पर एक हवलदार था। ठीक है, अगर इस तरीके से देखेंगे तो 5 9 45 सैनिकों पर, ठीक है, एक हवलदार यहाँ पर था और यहाँ 25 घुड़सवार पर एक हवलदार था। ठीक है, यहाँ 3 हवलदार पर एक जुमलादार थे, यहाँ 5 हवलदार पर एक जुमलादार था। ठीक है, और उसके बाद 10 जुमलादार पे एक हजारी था। यहाँ भी 10 जुमलादार पर एक हजारी था, लेकिन यहाँ पर 5 हजारी पद था और यहाँ 7 हजारी पद था। ये विभाजन किया गया था। ठीक है, घुड़सवार सेना और पैदल सेना का। अब हम देखते हैं, आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा। शालिनी जी। जी सर। हमने कहा स्पष्ट हो रहा सब कुछ? जी सर, स्पष्ट सुनाई भी दे रहा है और बोर्ड भी एकदम क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। हमने कहा लिख लिया? हाँ हाँ सर, लिख लिया। चलिए आगे हम देखते हैं। ये तो घुड़सवार और पैदल। घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? पागा कहा जाता था। ठीक है, और इस पागा को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक बरगीर और दूसरे सिलादार। पागा को जो सैनिक थे 2 भागों में थे, बरगीर और सिलेदार। बरगीर जो है वह इस सेना के नियमित सैनिक थे, नियमित सैनिक थे। ठीक है, सिलेदार जो है वो पूरक सैनिक थे, पूरक सैनिक थे, यानी कि नियमित रूप से सेना के अंग थे और इनको जरूरत पड़ने पर सेना में भर्ती किया जाता था और इनको राज्य की तरफ से राशन, अस्त्र शस्त्र सब कुछ राज्य की तरफ से उपलब्ध कराया जाता था। इनको अस्त्र शस्त्र, वस्त्र सब कुछ स्वयं मतलब इसको व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये पागा के 2 और भाग हमारे डिवीजन इसका बटा था, एक बरगीर और सिलेदार के। ठीक है, अब देखिए सैन्य व्यवस्था हुआ। सैन्य व्यवस्था का एक जो तीसरा पार्ट है, नौसैनिक, नौसेना। शिवाजी ने, देखिए शिवाजी का जो राज्य क्षेत्र था वो उत्तर में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में, ठीक है, वो करीब कोंकण तट पूरा समेटे हुए था, मालाबार तट तक। नीचे आप केरल का जो क्षेत्र आप देखेंगे उसको, जो मालाबार तट जहाँ से शुरू होता है वहाँ, ठीक है, और उत्तर में बगलाना से लेकर, बगलाना एक स्थान है, वहाँ से लेकर दक्षिण में ये जो है जाते हैं कोल्हापुर, कोल्हापुर। ठीक है, और ये तट कौन सा है? कोंकण और कोंकण प्लस मालाबार तट। ठीक, अब देखिए बगलाना में वो नौसेना में इनका जो गठन हुआ था वो मालाबार तट पर निवास करने वाली जो लड़ाकू जातियां थी उससे इन्होंने वो थी लड़ाकू जाति थी, उसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके तट पर रहने वाली जो लड़ाकू जात थी उससे इन्होंने नौसेना का गठन किया था। और इसके जो नौसेना के प्रधान थे वो दरिया शारंग, दूसरा एक था मई नाइक, और तीसरा आपका दौलत खान। ठीक है, यहाँ पर कोली जात थी, कोली। ठीक है, इस कोली जात मालाबार तट पर इन्हीं से नौसेना का निर्माण किया गया था। और नौसेना का जो डिवीजन थे उत्तरी दक्षिणी क्षेत्रों में, तो उस डिवीजन में एक का दरिया शारंग नेतृत्व कर रहा था
दूसरे का मई नाइक कर रहा था, तीसरे का दौलत खान कर रहा था। ठीक है, यानी कि नौसेना किससे संबंधित थी? इन्हीं तीनों सेना नायकों से संचालित की जाती थी। तो हम सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना। पैदल सेना का मैंने आपको बताया कि 9 सैनिकों पर 1 नायक, ठीक, 5 नायक पर 1 हवलदार, 3 हवलदार पर 1 जुमलादार, ठीक, 10 जुमलादार पर 1 हजारी और 7 1 हजारी पर 1 7 हजारी हो जाता था। ठीक, उसके बाद घुड़सवार सेना को मैंने आपको बताया किस तरीके से कि 25 घुड़सवारों पर 1 हवलदार, 5 हवलदार पर 1 जुमलादार, 10 जुमलादार पर 1 हजारी और फिर यहाँ पर पंच हजारी, 5 1 हजारी पर 1 पंच हजारी। ठीक है, और 9 सैनिक का डिवीजन मैंने आपको बताया मालाबार तट पर निवास करने वाली पूरी जात, इन सैनिकों से नौसेना का निर्माण किया गया था। और इसका जो मुख्यालय क्या था? कोलाबा। कहाँ पे था? कोलाबा। ठीक है, और इसके जो डिवीजन थे उस डिवीजन का प्रमुख कौन था? दरिया सारंग, मई नाइक और दौलत खान। ठीक, आगे हम देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। अच्छा, इसके बाद देखिए साम्राज्य का विभाजन देख लीजिए, उसके बाद भू राजस्व देखते हैं। अब इसका जो राज्य था, राज्य किसमें बटा था? प्रांत में। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। ठीक, सूबा का जो प्रांत का डिवीजन था वो तरफ में था। ठीक, और तरफ का बंटवारा मौजा में किया गया था। ठीक, प्रांत को तरफ और तरफ को मौजा, ये इनका राज्य था। राज्य का मैंने क्षेत्र भी आपको बता दिया, बगलाना से लेकर नीचे करीब करीब पूना होते हुए ये नासिक, पूना, ये सब लेकर आपके नीचे कोल्हापुर तक। ठीक है, ये इसके राज्य का की सीमा क्षेत्र था। अब प्रांत को क्या कहा जाता था? जो प्रांत का प्रमुख होता था वो सूबेदार कहलाता था। प्रांत का प्रमुख सूबेदार कहलाता था, सूबेदार। और इसकी सहायता के लिए एक कारकून नामक अधिकारी और भी होता था प्रांतों में। ठीक है, उसके बाद हम तरफ में आते हैं। तरफ में 3 अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। एक अधिकारी आपका हवलदार और दूसरा अधिकारी तरफ में आपके परिपत्यागर। ठीक है, और एक अधिकारी आपका यहाँ पर एक अधिकारी और है, हाँ, कारकून। यहाँ भी कारकून नामक एक अधिकारी प्राप्त मिलता है। अब देखिए हवलदार तरफ का प्रधान होता है। ठीक, इसी के सहारे पूरे तरफ, मतलब कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सारी व्यवस्था इसी के हवलदार के अंतर्गत निहित रहती थी। इसके बाद हम मौजा में देखते हैं। मौजा में 2 प्रमुख अधिकारी थे, एक पटेल और दूसरा कुलकर्णी। भू राजस्व से लेकर समस्त चीजें पटेल देखता था। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए कुलकर्णी और चौगुले नामक अधिकारी होते थे। यानी कि मौजा यानी कि ग्राम को मौजा कहा जाता था। ग्राम का प्रधान कौन होता था? पटेल होता था, और पटेल की सहायता के लिए कुलकर्णी और चौगुले नामक अधिकारी होते थे। ठीक है, ये इसका डिवीजन हुआ। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से थी। भू राजस्व व्यवस्था में दक्षिण में मलिक अंबर द्वारा जो रैयत बाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें राज्य सीधे किसान के साथ समझौता करता था। ठीक है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को भू राजस्व के क्षेत्र में लागू किया गया था। यानी कि मलिक अंबर की जो रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, रैयत बाड़ी व्यवस्था, ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व, अच्छा, आय के प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व ही था, और अन्य विविध कर भी थे। ठीक है, उन करों में आपके सीमा शुल्क
था और आपके चौथ सरदेशमुखी नामक कर था। ये सब कर उसमें, व्यापारिक कर भी था, ये सब कर उसमें शामिल थे। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत देखिए किस प्रकार से भू राजस्व का प्रशासन किया गया था। पहली बात तो इसने जो है किसानों के साथ किसानों से सीधे समझौता, ठीक, बिचौलियों का अभाव यहाँ पे दिखाई देता है। भू राजस्व जो लिया जाता था, पहली कि उसने पूरी भूमि की माप करवाई। कब? 1679, ये ध्यान रखिएगा इस डेट को, 1679। किसके निर्देशन में? अन्नाजी दत्तो, इनके निर्देशन में उसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, ठीक है। और उपज के आधार पर, और माप कैसे करवाया था? माप इसने एक काठी या जरीब कहलाता था, वह कितने? 5 हाथ 5 अंगुल का होता था। 5 हाथ प्लस 5 अंगुल इसकी लंबाई होती थी, और इसके आधार पर उसने माप करवाई, ठीक है। और वह जो है बीघा, इसकी जो इकाई थी वो निर्धारित किया था बीघा, ठीक है। बीघा के आधार पर निर्धारित किया गया, और 120 बीघा बराबर 120 बीघा बराबर एक चावर होता था। चावर या चवार नाम मिलता था, ठीक है। यानी कि वह काठी या जरीब से, जो बांस की बनी होती थी, जिसमें बांस में लोहे के छल्ले लगे होते थे, ठीक है, उसकी लंबाई कैसी कितनी होती थी? 5 हाथ 5 अंगुल का, ठीक है। और उसको क्या है कि 20 जरीब, 20 काठी 1 बीघा के बराबर होता था, ठीक है। और 120 बीघा एक चावर के बराबर होता था। ये इसकी भूमि की इकाई थी, माप की इकाई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं किसने, चूंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित करवाई थी, तो यह भू राजस्व नगद के रूप में लेना चाहता था, ठीक है। भू राजस्व नगद के रूप में लेने का प्रयास इसने किया था। इसने शुरू में, अपने प्रारंभ में, शिवाजी ने 33%, ठीक है, 33% भू राजस्व वसूल किया था। लेकिन वह अन्य स्थानीय करों के समाप्त करने के बाद इसने भू राजस्व 40% कर दिया, यानी कि 2/5 भाग। पहले क्या था? 1/3 भाग। अब क्या हो गया? 2/5, यानी कि 40% इसने भू राजस्व कर दिया। कैसे? कि कुछ अन्य कर को समाप्त करने के बाद, ठीक है। तो भू राजस्व ही उसकी मुख्य राजस्व का स्रोत था, आय का स्रोत था, ठीक है। और वह कितना प्रतिशत था? 40%। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भू राजस्व कितना प्रतिशत शिवाजी के समय में दिया जाता था, तो वह 40% भू राजस्व लिया जाता था। इसके बाद मेन कर आपका कौन सा था? भू राजस्व, और दूसरा अन्य कर थे विविध कर। भू राजस्व विविध करों में क्या आता था? एक तो सीमा शुल्क आता था, दूसरा जो है उनके द्वारा, कुओं के द्वारा जो सिंचाई की जाती थी, ठीक है, वहां से लिया जाने वाला कर था। इसके साथ साथ हम जब देखते हैं कि पेशवा के समय में एक विधवा पुनर्विवाह कर भी होता था, ये ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह कर, ये किसने लगाया था? पेशवा ने लगाया था। जब पेशवा 1713 से शुरू होता है, इनका जब शासन होता है, तो उस समय विधवा पुनर्विवाह कर लगाया जाता था। इस कर को पतदाम कहा जाता था, ठीक है। यह कर भी आय का प्रमुख स्रोत था। इसके साथ साथ स्रोत कौन थे? चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों को आप जरा ध्यान रखिएगा। चौथ क्या है, ठीक है, और सरदेशमुखी क्या है।
पहले इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। चौथ, देखिए चौथ के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कि चौथ क्या होता था। तीन इतिहासकारों की चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। पहला एक रानाडे, दूसरे इतिहासकार आपके सरदेसाई, देशाई, तीसरे आपके हैं देखिए दिमाग से विस्मृत कर रहा है, एक और इतिहासकार का नाम है सरदेसाई है और आपको मजुमदार, ठीक। इन तीनों ने क्या कहा चौथ के विषय में, ध्यान रखिएगा चौथ क्या था, क्लियर नहीं हो पाया। चौथ को कहा मुगलई नाम दिया, मुगलई नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुगल यानी कि मुगल के क्षेत्रों से वसूल करने वाला कर था। ये क्या था, रानाडे कहते हैं कि तीसरी शक्ति के आक्रमण से बचने के लिए जो क्षेत्र या जो राज्य मराठों को कर देते थे वह चौथ कहलाता था, ठीक। यानी कि तीसरी शक्ति के आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। किसने कहा, रानाडे ने कहा कि वह चौथ कहलाता था, यानी कि कोई थर्ड पार्टी इस पे अटैक ना करे, इसलिए वह क्षेत्र मराठों को कर देता था, ठीक है। दूसरा क्या था, सरदेसाई का कहना था कि यह मराठों ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, उन क्षेत्रों से कर वसूल करते थे, वह चौथ कहलाता था, सरदेसाई ने कहा, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा मजुमदार का कहना है कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, तीसरे कौन थे, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के, दूसरे में क्या था, जिन क्षेत्रों पर मराठों का अधिकार हो गया था, जैसे मुगलों से जो क्षेत्र छीन लिए थे, जिन क्षेत्रों पर मराठों ने विजय हासिल की, ठीक है। अब तीन चौथ के विषय में तीन स्टेटमेंट आपके आए, एक रानाडे का, एक सरदेसाई का और दूसरा मजुमदार का। रानाडे कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी या तीसरी शक्ति से बचने के लिए यह मराठों को कर दिया जाता था, ठीक है। सरदेसाई कहते हैं जिन क्षेत्रों पर मराठों ने अपना अधिकार स्थापित किया था वहां से, और मजुमदार कहते थे मराठों के आक्रमण से बचने के लिए यह चौथ दिया जाता। ये चौथ था, ये बहुत महत्वपूर्ण कर था, ठीक है। इससे आय का प्रमुख स्रोत था। और चौथ का डिवीजन कैसे किया जाता था, जरा देखिएगा। चौथ को 4 भागों में बांटा जाता था, चौथ 4 भाग। एक का नाम था आपका बबीता, ठीक। दूसरा नाम था शहोत्रा, तीसरा नाम था नाडगुंडा, और चौथा नाम था मोकाशा, ठीक है। चौथ को 4 भागों में बांटा गया, एक बबीता और दूसरा शहोत्रा, तीसरा नाडगुंडा, चौथा मोकाशा। बबीता जो है चौथ का 25%, 25%, शहोत्रा जो है 6%
और नाडगुंडा 3% और मोकासा 66%। यानी चौथ अगर कहीं से प्राप्त किया तो इस 4 भागों में बांटा गया, बबीता, शहोत्रा, नाडगुंडा और मोकाशा। ठीक है, बबीता जो है ये राजा को प्राप्त होता था, राजा को। ठीक है, शहोत्रा जो है यह सचिव को प्राप्त होने वाला हिस्सा था। ठीक है, नाडगुंडा जो है वो राजा की इच्छा पर था, जिसको चाहे दे, राजा की इच्छा पर। ठीक है, और मोकाशा क्या था, मराठा सरदारों का जो सैनिकों पर खर्च किया जाता था, मराठा सरदारों को सैनिकों पर खर्च करने के लिए, सैनिकों पर खर्च करने के। ठीक है, ये चौथ का डिवीजन किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आ चुका है और आने की संभावना भी इसकी हमेशा है। बबीता 25%, शहोत्रा 6%, नाडगुंडा 3%, मोकाशा 66%। ठीक है, राजा को, दूसरा सचिव को, तीसरा जो है राजा की इच्छा पर, और चौथा मराठा सरदारों को सैनिकों पर खर्च करने के लिए दिया जाने वाला ये चौथ का डिवीजन था। ठीक है, और सरदेशमुखी जो है, सरदेशमुखी वह 10% वसूल किया जाता था, सरदेशमुखी। ठीक है, निकटवर्ती क्षेत्रों से, जो इनके स्वराज का क्षेत्र, देखिए मराठाओं ने, छत्रपति ने जिस क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था वो स्वराज कहलाता था। स्वराज के पास के जो क्षेत्र थे, निकटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, इन क्षेत्रों से कितना लिया जाता है, 1/10 भाग सरदेशमुखी के रूप में वसूल किया जाता है। ठीक है, अब हम भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आप पहला ध्यान रखिएगा कि मराठों की जो व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी, शिवाजी के शासनकाल तक। ठीक है, लेकिन यही जो है, जब पेशवाओं का शासनकाल आ जाता है तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, सामंतवादी व्यवस्था में बदल जाती है। सामंतवादी यानी कि वह जागीर, सामंतों को, मराठा सरदारों को पेशवाओं ने जागीर प्रदान किया और वह अपने क्षेत्र में भू राजस्व वसूल करने का कार्य करते थे। ये व्यवस्था कब तक लागू थी, जब तक शिवाजी का प्रशासन था। ठीक है, तो पहली बात तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, उपज का 1/3 भाग 33% लिया जाता था, लेकिन बाद में अन्य करों के समाप्त करने के बाद 40% हो गया। ठीक है, चौथ सरदेशमुखी, और इसके साथ साथ सीमा शुल्क और कुओं के द्वारा जो सिंचाई करने वाली भूमि पर उस पर जो कर लिया जाता है, वो सब राज्य के आय के अन्य स्रोत थे। और पेशवाओं के समय में विधवाओं पर जो पुनर्विवाह किया विधवाएं करती थी, उस पर भी एक कर लिया जाता था, जिसे पतदाम के नाम से जाना जाता था। चौथ का हमने आपको डिवीजन बना दिया कि किस तरीके से चौथ का डिवीजन होता था। ठीक है, अब इसके शासनकाल में न्याय व्यवस्था को जरा देख लीजिए। न्याय व्यवस्था को जो सबसे निचली जो मौजा था, ठीक है, मौजा में पाटिल जो है, पाटिल उसका प्रधान रहता था, पाटिल या पटेल, पटेल वह न्याय कार्य को संपादित करता था। इसके साथ साथ ग्राम में पंचायत होती थी, ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत क्या करता था, इस ग्राम पंचायत को माँ बाप के नाम से, यह माँ बाप कहलाती थी, ग्राम पंचायत को माँ बाप कहा जाता था। ठीक है, इसके माध्यम से भी न्याय प्रदान किया जाता था। इसके बाद जो ऊंची अदालत थी वो हाजिर मजलिस कहलाती थी, हाजिर मजलिस कहलाती थी। हिंदू विधि संहिता, मनुस्मृति और ये सब जो संहिताएं थे, दाय भाग, ये सब हमारे न्याय प्रशासन को संचालित करने के लिए इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और हाजिर मजलिस का जो प्रमुख रहता था वो सभा नायक कहलाता था, सभा। ठीक है, और अंतिम न्यायालय किसका था, वो राजा का न्यायालय था। ठीक है, तो ये हमारी न्याय व्यवस्था थी पिछले समय में। अब हम क्या किए,
यहाँ के प्रशासनिक ढांचों को मैंने देखा, इसके बाद सैन्य व्यवस्था को देखा, भू राजस्व व्यवस्था को देखा और उसके न्याय व्यवस्था को देखा। ठीक है, यही आपका प्रशासन है। ठीक है, प्रांतों में हम देखते हैं कि प्रांतों में सूबेदार की सहायता के लिए जो प्रशासनिक तंत्र था, जिस प्रकार से केंद्र में था उसी तरीके से प्रांतों में भी था। ठीक है, वहाँ भी अष्टप्रधान था और यहाँ भी 8 अधिकारियों का एक समूह था जो प्रांतों के सूबेदार को सहायता देता था। उन प्रांतों के जो प्रमुख अधिकारी थे वो अधिकारी जरा देख लीजिए कौन कौन से थे प्रांत में। पहला था एक चिटनिस, दूसरा है पोतनिश, तीसरा आपका फड़निस, चौथा आपका सबनिश, पांचवा कारखानिस, फिर उसके बाद छठा आपका मजूमदार। ठीक, सातवां आपका जमादार। ठीक है, और एक आपका एक अधिकारी और पोटनिस, चिटनिस, फड़निस, सबनिस, कारखानिस, मजूमदार और जमादार, और एक इसकी सहायता करने के लिए एक अधिकारी और रहता था। वो 8 अधिकारियों का तंत्र था। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र में 8 अष्टप्रधान था, उसी प्रकार से 8 अधिकारी हमारे प्रांतों में विभक्त थे। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा शिवाजी के विषय में कि शिवाजी ने किलों पर अधिकार किया। ठीक है, तो शिवाजी के क्षेत्र के अंतर्गत 250 किले थे, 250 किला जिसपे इनका अधिकार था। 250 किलो में से इनकी जो किलों की व्यवस्था संभालता था उसमें पहला था एक आपका हवलदार। ठीक है, हवलदार, दूसरा आपका सर ए नौबत, और तीसरा आपका सबनिस। यह 3 किले के प्रमुख अधिकारी। किले का जो की चाबी रहती थी वो किसके पास रहती थी? हवलदार के पास, किले की चाबी। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सर ए नौबत और सबनिस यह पद जो है किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को। और यह हवलदार पद किसको दिया जाता था? वह मराठों को। ठीक है, 250 किले इसके स्वराज के अंतर्गत थे, और हवलदार सब सर ए नौबत और सबनिस और सर ए नौबत ब्राह्मणों को और हवलदार पद मराठों को दिया जाता था। ये किले का प्रशासन उसका था। ठीक है, तो एक प्रशासन मैं दिमाग में अभी नहीं आ रहा था, इसका एक और कोई है, एक अधिकारी, वो दिमाग से अभी मिस कर रहा है, मैं इसकी चर्चा बाद में आपसे कर लूँगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठा प्रशासन, ठीक है, मराठा प्रशासन के अंतर्गत सारी चीज़ें, प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, इस सब की चर्चा हमने कर लिया। तो आज मराठा प्रशासन यहाँ समाप्त होता और आज यही मराठा चैप्टर भी अंत हो गया इसका। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। अब हमारे पास आगे मैं चाह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की जाए। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आपको कंपनियों के आगमन से लेकर, ठीक है, कि कंपनियां भारत में किस तरीके से आई और कैसे अपने को शटल की, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैन, ये सब जो कंपनियां आई और किस तरीके से फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, और इसी वर्चस्व की लड़ाई में अंग्रेज विजित हुए और अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को, भारत के राज्य पर अधिकार करना शुरू किया और धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करके करीब 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम हम लोग
भारतीय बने रहे। ठीक है, यह 1757 से करीब करीब प्रशासनिक हस्तक्षेप शुरू होता है और फिर उसके बाद से लेकर 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलामी के दौर में हम लोग जिए। ठीक है, तो हम इसमें जो क्षेत्र हमारा आपका रहेगा, पहला तो कंपनियों का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, फिर अंग्रेजी सत्ता का राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से पड़ा, ठीक है, इसके विषय में, फिर अंग्रेजी प्रशासन की जो आर्थिक भूमिका थी, आर्थिक क्षेत्र पर किस तरीके से उन्होंने हम लोगों को प्रभावित किया और कैसे कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला और किन किन भूराजस्व के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किए, इसके विषय में अध्ययन करना है। फिर जब इसका दबाव हमको किसको दिखाई दिया, इसका दबाव हमारे क्षेत्रों को पर दिखाई दिया, जो हमारे किसान थे, जो हमारे शिल्पी थे, जो हमारे कामगार और थे, उन पे प्रशासन पर दबाव पड़ा, तो वो किस तरीके से इसका रिएक्शन किए। तो इसके फलस्वरूप हमारा जनजाति विद्रोह, किसानों का विद्रोह, ठीक है, और फिर साथ साथ कुछ सैनिकों का विद्रोह भी सामने आता है और इसी विद्रोह की एक पराकाष्ठा हमको 1857 के विद्रोह में दिखाई देती, ठीक है। इसके साथ साथ हमको 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे भी चर्चा करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन, पहली बात तो राजनीतिक संगठनों का उदय और फिर राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके बाद से किस प्रकार से हम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इस पे चर्चा करते हुए फिर हमारे साम्यवादी, समाजवादी, क्रांतिकारी इन आंदोलनों की भी चर्चा होगी। और इसके साथ साथ आपके विकास, जो संवैधानिक विकास उसके शासनकाल में शुरू हुआ था, जो 1773 से शुरू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था, वो कैसे कैसे फिर 1935 के अधिनियम तक, ठीक है, ये सब की चर्चा की जाएगी। यहाँ से प्रश्न हमारे आने की संभावना बहुत अधिक। अगर पूरा पोर्शन का विश्लेषण करते हैं हिस्ट्री के, तो सबसे अधिक प्रश्न हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, उसके बाद आपके एंसेंट के आते हैं, मेडवल के थर्ड उसका मतलब स्थिति रहती है, ठीक है, तीसरी पोजीशन पे मेडवल रहती है, पहला मॉडर्न, दूसरा एंशिएंट और तीसरी मेडवल की, ठीक है। तो हम लोग सबसे अधिक अब जो ध्यान देना है इसी मॉडर्न पे देना है। तो आज इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।